हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको समितियों के बारे में पढ़ाया था और उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। इसमें समितियों में समिति का नाम आता है अधीनस्थ विधायन समिति। अब जो अधीनस्थ विधायन समिति होती है ये इसका गठन कब हुआ था और ये काम क्या करती है, इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं अधीनस्थ विधायन समिति के बारे में गठन। तो जो अधीनस्थ विधायन समिति है इसका गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना होगा 1953 में, 1953 में इस समिति का गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर ये जो अधीनस्थ विधायन समिति होती है तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना होगा इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है और इसमें सभापति के द्वारा इसमें सदस्यों का नाम निर्देशित किया जाता है या सदस्यों के नाम इसमें चयनित किए जाते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधीनस्थ विधायन समिति का गठन कब हुआ था, तो ये 1953 में हुआ था। इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो समिति होती है अधीनस्थ विधायन समिति, तो इसका काम क्या होगा, तो इसका काम आपको याद रखना होगा कि ये जो समिति होती है ये यह चेक करती है या यह जांच करती है या इस पर विचार करती है कि जो विनियम बनाना हो या नियम या उपनियम या फिर कोई उपविधि या कोई विधि बनाने के लिए कार्यपालिका संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग ठीक ढंग से कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, इस पर विचार करना और इससे संबंधित प्रतिवेदन देना, इस पर रिपोर्ट देना, ये इसका कार्य होता है अधीनस्थ विधायन समिति का। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये कार्य तो कम पूछे जाते हैं, ये ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका गठन कब हुआ था और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद में अगली समिति आती है लोकलेखा समिति। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो लोकलेखा समिति होती है तो पिछली क्लास में मैंने आपको छोटे से रूप में बताया था कि जो वित्तीय समितियाँ होती हैं, तो वित्तीय समितियाँ 3 प्रकार की होती हैं, एक लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। ये जो 3 समितियाँ होती हैं ये वित्तीय समितियाँ होती हैं, फाइनेंशियल कमेटी होती है और ये स्थायी समितियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी को या लोक लेखा समिति को, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो लोक लेखा समिति होती है ये किस प्रकार की समिति है, तो ये वित्तीय समिति है और कैसी है, स्थायी समिति है। ये 2 पॉइंट आपको पहले याद रखना होगा, ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है, स्थायी समिति है, अस्थायी समिति है। तो आपको ध्यान रखना होगा यह स्थायी समिति है। अब स्थायी समिति तो है पर किस प्रकार की समिति है, ये वित्तीय समितियाँ हैं। ये आ रहा समझ में, तो ये वित्तीय समिति होती है, फाइनेंशियल कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब इसके बाद में देखिए इसकी शुरुआत कैसे होती है, यह इसका गठन कब हुआ था और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसके अध्यक्ष का चयन कौन करता है और इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है और ये कार्य क्या करती है, इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें। तो देखिए इसमें लोक लेखा समिति के गठन के बारे में। तो जो लोक लेखा समिति है इसका गठन कब हुआ था फ्रेंड, तो आपको याद रखना होगा 1921 में, 1921 में इस समिति का गठन किया गया था, लोक लेखा समिति का। और किसके अंतर्गत, तो भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 की सिफारिश पर या उसके अंतर्गत इस समिति का गठन हमारे भारत में किया गया था। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था, तो आपको इसका ईयर, इसका वर्ष याद रखना होगा 1921। किसके तहत इसे गठन किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसका गठन किया गया है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें सदस्यों की संख्या है 22, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें 22 सदस्यों की संख्या है और ये जो 22 सदस्य होते हैं तो इसमें 15 सदस्य किसके होते हैं, तो इसमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य इसमें राज्यसभा के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो 15 किसके हुए, लोकसभा के, और 7 किसके हुए, राज्यसभा के। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये 22 होती है। और लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, इसमें 15 होते हैं। राज्यसभा के कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसके बाद में ये जो लोक लेखा समिति होती है
इसमें जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, जैसे लोकसभा के 15 होते हैं, 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो इसमें कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। आ रहा समझ में? जो लोक लेखा समिति होती है इसमें कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बन सकता, मतलब मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य इसमें सदस्य नहीं बनेगा, चाहे वह कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हो या फिर उपमंत्री हो, ये कोई भी मंत्री इस लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं बन सकते। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इसमें अध्यक्ष कौन बनता है। ये जो लोक लेखा समिति है इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो भी अध्यक्ष होता है यह विपक्षी दल का होता है। आ रहा समझ में? जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है यह किस दल का होता है, तो विपक्षी दल का व्यक्ति या विपक्षी दल का सदस्य इसमें अध्यक्ष बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष ये किस दल का या ये किस पार्टी का बनता है, तो आपको ध्यान रखना होगा यह विपक्षी दल का या विपक्ष की पार्टी का सदस्य इसमें अध्यक्ष बनता है। और इसको अध्यक्ष को चुनता कौन है, तो आपको याद रखना होगा कि इसके अध्यक्ष का चयन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चयन कौन करता है, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चयन लोकसभा का अध्यक्ष करता है फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में सबको? इसके बाद फिर ये जो लोक लेखा समिति होती है तो इसका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, तो इसका कार्यकाल आपको ध्यान रखना होगा कि इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो सदस्य हैं 22 सदस्य हैं इसमें, तो इसमें जो 22 सदस्य हैं जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के हैं, तो इन 22 सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, तो इन सभी सदस्यों का कार्यकाल होगा 1 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इनका कार्यकाल कितना है, तो इनका सदस्यों का कार्यकाल भी 1 वर्ष होता है। और इसके बाद भी अध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल भी कितना होगा, तो अध्यक्ष का कार्यकाल भी 1 वर्ष होता है। तो जो अध्यक्ष है, सदस्य हैं, इन सभी का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, 1 वर्ष तक ये काम करते हैं। और इसके बाद में ये जो लोक लेखा समिति होती है इसको प्राक्कलन समिति का या मितव्ययता समिति का या अनुमान समिति की जुड़वा बहन इसे कहा जाता है। किसको कहते हैं? लोक लेखा समिति को। तो लोक लेखा समिति की किसको जुड़वा बहन कहते हैं? प्राक्कलन समिति। इसी प्राक्कलन समिति को आकलन समिति, अनुमान समिति और मितव्ययता समिति के नाम से जाना जाता है। तो प्राक्कलन समिति किसको जुड़वा बहन क्यों कहते हैं, इसको ट्विन सिस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कार्य लोक लेखा समिति करती है वही कार्य प्राक्कलन समिति भी करती है। मतलब कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो इनके मिलते जुलते होते हैं। तो लोक लेखा समिति का कार्य और हमारी ये प्राक्कलन समिति के कार्य, तो दोनों के कार्य मिलते जुलते होते हैं, इसलिए इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। इसे याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वह कौन सी 2 समितियां हैं जिसे जुड़वा बहन कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति को और प्राक्कलन समिति को, इन दोनों समितियों को जुड़वा बहन कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझो फ्रेंड? अब इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला पॉइंट इसमें ध्यान रखना होगा कि इसका काम क्या होता है। जो लोक लेखा समिति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य ये होता है कि सरकार के जो वार्षिक लेख होते हैं उनकी जांच करना। आ रहा समझ में? तो सरकार जो भी आय व्यय का लेखा जोखा होता है, यह सरकार के जितने भी लेखे होते हैं इनकी जांच कौन करती है? तो इनकी जांच हमारी लोक लेखा समिति करती है। तो सरकार ने जितना भी खर्च किया है, ठीक है, तो इन खर्चों की जांच करना भी इसकी जिम्मेदारी होती है लोक लेखा समिति की। अब ये कैसे होता है? तो इसमें अपन देखते हैं कि जब हमारा कैग CAG, तो सरकार जितना भी पैसा खर्च करती है इन खर्चों की जांच कौन करता है? अपना कैग करता है, CAG करता है। और कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये रिपोर्ट हमारे राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं और संसद उस रिपोर्ट को किसको सौंप देती है? लोक लेखा समिति को यह रिपोर्ट सौंप देती है। आ रहा समझ में? अब जब ये रिपोर्ट लोक लेखा समिति के पास आती है तो लोक लेखा समिति फिर इसकी रिपोर्ट की जांच करती है कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च हुआ है और कितना पैसा खर्च नहीं हुआ।
ठीक है। अब जब लोक लेखा समिति इस सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है और इस समय मान लीजिए कि लोक लेखा समिति के सदस्यों को कुछ जांच करने में कुछ समस्या होती है या सही ढंग से जांच नहीं कर पा रहे हैं या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो फिर ये समिति क्या करती है, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से सहायता लेती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से कुछ सलाह लेती है। आ रहा समझ में? उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ये लोक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक से कुछ सलाह ले सकती है, कुछ मार्गदर्शन ले सकती है, कुछ सुझाव ले सकती है। इसलिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किस नियंत्रक महालेखा परीक्षक को किस समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति को समय समय पर सलाह देता है, समय समय पर इसके बाद में मार्गदर्शन करते रहते हैं, और जहां पर लोक लेखा समिति को रिपोर्ट में जांच करने में कठिनाई आती है तो वहां पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक इनकी सहायता करते हैं। इसलिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में ये जो लोक लेखा समिति होती है तो लोक लेखा समिति के पास दीवानी अधिकार प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद सिविल राइट होते हैं, दीवानी अधिकार होते हैं। तो दीवानी अधिकार का मतलब क्या होता है? तो लोक लेखा समिति अगर भारत के किसी भी राज्य से या भारत के किसी राज्य क्षेत्र से किसी भी अधिकारी को, किसी मंत्री को तलब करना चाहती है, मतलब बुलाना चाहती है सवाल जवाब के लिए, तो ये समिति बुला सकती है। इतना अधिकार इस समिति के पास होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर ये समिति ये जांच करती है कि जो पैसा जिस योजना के लिए खर्च किया गया दिया गया था, क्या वह पैसा उसी योजना के लिए खर्च हुआ है या नहीं। इसके बाद फिर ये समिति यह जांच करती है कि जिस अधिकारी को पैसा खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया था, क्या उसी अधिकारी के द्वारा पैसा खर्च किया गया है या नहीं। यह समिति यह जांच करती है कि जो धनराशि दी गई थी उस योजना पर खर्च करने के लिए और उसके लिए जो समय सीमा तय की गई थी, क्या उसी समय सीमा में यह धनराशि उस योजना के लिए खर्च की गई है या नहीं। इसकी जांच करती है यह लोक लेखा समिति। ठीक है फ्रेंड। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार के जितने भी लेखे होते हैं, सरकार के वित्त संबंधी जितने भी खर्चे होते हैं, तो जितने भी खर्चे होते हैं वित्त संबंधी कोई भी रिपोर्ट होती है उसकी यह जांच समिति करती है। इसलिए समिति को वित्तीय समिति के अंतर्गत शामिल किया गया है, क्योंकि सरकार के जितने भी खर्चे हैं, जितने भी आय व्यय हुए हैं, उनके जांच करने का काम ये लोक लेखा समिति करती है। इसलिए इसको वित्तीय समिति में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन अभी तक इससे पूछे गए हैं कि बताइए आज तक जितने भी घोटाले हुए हैं उन घोटालों की जांच करने के लिए किस समिति उत्तरदायी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, लोक लेखा समिति। तो जितने भी घोटाले आज तक हुए हैं उन पूरे घोटालों की जांच करना किसका काम होता है? लोक लेखा समिति का। तो लोक लेखा समिति ने बहुत सारे घोटालों की जांच की है और इसी ने फिर उजागर किया है कि हमारे भारत में ये इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा खर्च हुआ था, इतना घोटाला हुआ था, इतना भ्रष्टाचार हुआ था, ये यही समिति बताती है। आ रहा समझ में? तो इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ये रिपोर्ट की जांच करती है यह समिति। तो आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में जितने भी घोटाले हुए हैं उन सभी घोटालों की जांच और इसके बाद में जांच के बाद में उन घोटालों को उजागर करने का काम भी यही समिति करती है। तो ऐसे कुछ घोटाले जिनको लोक लेखा समिति ने उजागर किया था, जैसे बोफोर्स तोप घोटाला, इसके बाद फिर कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, इसके अलावा और भी बहुत सारे घोटाले हमारे भारत में हुए हैं, जैसे चारा घोटाला, यूरिया घोटाला, नलकूप घोटाला और तमाम घोटाले। तो इन घोटालों को उजागर कौन करती है? हमारी लोक लेखा समिति करती है। ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर ये वित्तीय समिति की पहली समिति लोक लेखा समिति समाप्त हो जाती है। तो इसमें जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे इस समिति का गठन कब हुआ, इसमें कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, क्या इसमें कोई मंत्री सदस्य बन सकता है या नहीं, इसके बाद फिर इसके अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, इस समिति का कार्यकाल कितना होता है, ये अभी तक इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे गए आपसे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगली समिति आती है प्राक्कलन समिति।
ठीक है। और जो प्राक्कलन समिति होती है तो इसको एस्टीमेट कमेटी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है फ्रेंड। और जो प्राक्कलन समिति होती है इसके अन्य नाम क्या क्या है, तो इसको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे इसी को हम अनुमान समिति कहते हैं। तो अनुमान समिति क्यों कहते हैं, क्योंकि अनुमान लगाती है। इसके बाद फिर दूसरा आ जाता है, इसी को हम आकलन समिति भी कहते हैं, इसी को हम मितव्ययिता समिति भी कहते हैं, मितव्ययिता। ठीक है, ये इतने नामों से इसको जाना जाता है। तो इसको अनुमान कहो या आकलन कहो, आकलन का मतलब भी अनुमान होता है और अनुमान का मतलब भी आकलन होता है। तो इसको अनुमान समिति क्यों कहा जाता है, ये खर्चों का अनुमान लगाती है प्राक्कलन समिति, इसलिए इसको अनुमान समिति या आकलन समिति भी कहते हैं। इसको मितव्ययिता समिति क्यों कहा जाता है, क्योंकि मितव्ययी का मतलब क्या हो जाता है, तो जो मितव्ययिता शब्द होता है यह मितव्ययी से मिलकर बना है, और इस मितव्ययी का मतलब ये होता है कि अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना, ये मितव्ययी का अर्थ होता है। मितव्ययी का मतलब होता है कम पैसे लगाकर या कम खर्च कर अधिक आउटपुट प्राप्त करना, ये होता है मितव्ययी का मतलब। तो ये समिति क्या करती है, खर्चों में कटौती की बात करती है और इसके बाद में कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, इसलिए इस समिति को मितव्ययिता समिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये जो प्राक्कलन समिति होती है तो इसका गठन हमारे भारत में कब किया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 1950 की बात है, 1950 की। ठीक है, तो 1950 में इस समिति का गठन किया गया था। और यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए प्राक्कलन समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो जॉन मथाई थे। तो जॉन मथाई की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। फिर इसके बाद में ये जो प्राक्कलन समिति होती है ये अनुमान लगाने का काम करती है, खर्चों में कटौती की बात करती है। तो बताइए इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब इस समिति की स्थापना हुई थी, समिति का गठन किया गया था, तो स्टार्टिंग में 1950 में इसमें कितने सदस्य थे, तो 1950 में इसमें 25 सदस्य होते थे, 25 सदस्य। कब, 1950 में। फिर इसके बाद में 1956 से 1956 से तो 1956 से इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 30। तो आपको याद रखना होगा, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें 25 सदस्यों की संख्या से बढ़ाकर इसमें 30 सदस्यों की संख्या कब कर दी गई थी, तो ये 1956 में ऐसा किया गया था। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो 30 सदस्य होते हैं ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा के ही होते हैं, इसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते, और इसीलिए यह संसद की सबसे बड़ी समिति है, क्योंकि इतने 30 सदस्य किसी भी समिति में नहीं होते। आ रहा समझ में। इसके बाद में इसमें जो सदस्य होते हैं ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणी मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं। मतलब ये कि जो 30 सदस्य होते हैं इन 30 सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्येक वर्ष। तो ये जो सदस्य होते हैं 30 मेंबर, इन 30 मेंबर का कार्यकाल कितना होता है, 1 साल होता है। और इन सदस्यों को कौन चुनता है, तो इन सदस्यों को इधर अपने लोकसभा के सारे सदस्य इनका चुनाव करते हैं, प्रत्येक वर्ष इनका चुनाव होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा इसमें चुनाव होता है, इनको चुना जाता है। आ रहा समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सिस्टम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति, तो इसमें वरीयता के आधार पर, प्रेफरेंस के आधार पर इनके सदस्यों को चुना जाता है। तो वरीयता के आधार पर कैसे, अब मान लीजिए कि इसमें कोई एक पद है, ठीक है, मान लीजिए कि ये जो सदस्य हैं, तो अब मान लीजिए कि 5 मेंबर खड़े हुए, अब इस 5 में से किसी एक को चुनना है, जैसे 1 2 3 4 5 ये 5 मेंबर खड़े हुए चुनाव के लिए। अब इन 5 में से किसी एक को आपको चुनना होगा, तो आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है, वरीयता के आधार पर इनको चुनना पड़ता है। तो वरीयता कैसे, अब वोट तो आपको 5 को देना पड़ेगा, A B C D 5 को वोट देना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि आप पहले किसको वोट देना चाहते हैं, तो हमने कहा कि हम पहले इसको देना चाहते हैं 2 को, तो पहले हमने इसको वोट दे दी। और फिर कहा जाता है कि मान लो ये नहीं जीते तो फिर आप किसको देना चाहते हैं, तो हमने बोला कि इसको देना चाहते हैं। फिर बोले अगर ये भी नहीं जीते तो बोले कि ये इसको देना चाहते हैं, और अगर ये भी नहीं जीते तो हम इसको देना चाहते हैं।
तो आ रहा समझ में, ऐसे 5 वोट एक ही व्यक्ति को देना पड़ता है, मतलब जितने मेंबर खड़े होंगे तो उसके हिसाब से इसमें वोट दी जाती हैं। तो इसमें वरीयता के आधार पर इनको चुना जाता है। आ रहा कुछ समझ में? तो इसमें ये सिस्टम को अपनाया जाता है। जैसे अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति का चुनाव होता है, तो ऐसा ही चुनाव इनका भी होता है। तो इसमें वरीयता के आधार पर इन्हें चुना जाता है। और इसके बाद में कि ये जो प्राक्कलन समिति होती है, तो इस प्राक्कलन समिति में हम देखते हैं कि जो 30 सदस्य होते हैं, इन 30 के 30 सदस्यों में कोई भी मंत्री इसका मेंबर नहीं बन सकता। तो कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो 30 सदस्य हैं, इसमें कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बनेगा। मतलब जो मंत्री परिषद है, तो मंत्री परिषद में चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के मंत्रियों में से कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य कभी नहीं बनेगा, इस समिति में शामिल नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में फिर इस समिति में अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो अध्यक्ष होता है, तो इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? तो सत्ताधारी दल का व्यक्ति इसमें चुनाव और इसका अध्यक्ष बनता है। आ रहा समझ में? तो सत्ताधारी दल से मतलब क्या है? जिस पार्टी की सरकार होगी उस पार्टी का व्यक्ति इस प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनता है। आ रहा समझ में? जैसे लोक लेखा समिति में क्या हुआ था? तो लोक लेखा समिति में विपक्षी दल का कोई व्यक्ति लोकसभा का और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनता है, और इसमें कौन बनता है? सत्ताधारी दल का व्यक्ति इस समिति का अध्यक्ष बनता है। और इस अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो इसमें अध्यक्ष का चयन लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जो प्राक्कलन समिति होती है, इस प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का चयन कौन करेंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इनका चयन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर ये जो समिति होती है, इसमें सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? तो इसमें सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 1 साल होता है। चाहे ये इसके प्राक्कलन समिति के सदस्य हो, चाहे फिर ये अध्यक्ष हो, तो सदस्य या अध्यक्ष इन सभी का कार्यकाल कितना होगा? तो इन सभी का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। प्रत्येक वर्ष इन्हें चुना जाता है, प्रत्येक वर्ष। आ रहा समझ में? तो इनको कौन चुनते हैं? प्राक्कलन समिति के सदस्यों को। तो इन सदस्यों का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्य इनको चुनते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये जो सदस्य होते हैं, फिर इन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है। जो सदस्य निर्वाचित होते हैं 30 सदस्य, इन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है। तो ये अध्यक्ष का चयन कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष इनका चयन करता है। और इसका भी कार्यकाल कितना होगा? अध्यक्ष और सदस्य का भी 1 साल। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में ये जो प्राक्कलन समिति होती है, इसे लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन इसको क्यों कहते हैं? तो लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ कार्य लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के समान होते हैं। क्योंकि वित्त से संबंधित जांच तो हमारी लोक लेखा समिति भी करती है, और वित्त से संबंधित जांच ये प्राक्कलन समिति भी करती है। तो इसलिए इन दोनों की जांच कुछ समान होने के कारण इन दोनों समितियों को जुड़वा बहन कहा जाता है। एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद की वे कौन से 2 समितियां होती हैं जिन्हें जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये प्राक्कलन समिति को और लोक लेखा समिति को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है, इसके कार्य क्या है? इसका कार्य ये है कि सरकार के वित्तीय कार्य करना, और इसके बाद में जो खर्चे हैं सरकार के उनका अनुमान लगाना। तो सरकार के वित्त से संबंधित जितने भी कार्य उन कार्यों को करना, और खर्च से संबंधित अनुमान लगाना, ये भी इसका काम होता है प्राक्कलन समिति का। इसीलिए तो इसको लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, और एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या होता है कि सरकार के जो खर्चे होते हैं, ठीक है, तो सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं उन खर्चों का अनुमान लगाती है ये समिति, इसलिए इसको कहते हैं अनुमान समिति। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि सरकार की कोई योजना है और कोई योजना पर पैसा खर्च किया गया। उदाहरण के लिए हमने मान लिया हमारे भारत में, तो भारत में हमने देख लिया जैसे
जैसे हमने देखा, मान लो जननी सुरक्षा योजना है, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। और जो जननी सुरक्षा योजना है, अब इसमें मान लीजिए कि कितने पैसे खर्च हुए सरकार के, 50,000 करोड़। कितने पैसे खर्च हो रहे हैं साल के, तो 50,000 करोड़। तो अब ये समिति अनुमान लगाती है कि ये जो 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, ये सही है या नहीं है। तो हो सकता है कि यह समिति इन खर्चों में कटौती करने की बात भी कर सकती है। तो जब ये समिति खर्चों का अनुमान लगाती है, इसलिए इसको कहा जाता है अनुमान समिति। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो सरकार के जो खर्चे हैं उनका अनुमान लगाती है कि क्या इसमें और कटौती हो सकती है या नहीं हो सकती। आ रहा समझ में। तो खर्चों में कमी करने की बात ये समिति करती है, खर्चों के अनुमान लगाने की बात करती है, इसलिए इसे अनुमान समिति कहते हैं। और जो खर्चों में कटौती की बात करती है तो इसको मितव्ययिता समिति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राक्कलन समिति से संबंधित। इसके बाद में जितने वार्षिक अनुदान होते हैं उनकी जांच करना और इसके बाद में अनुदानों पर चर्चा करना, ये भी इसका काम होता है प्राक्कलन समिति का। अब यहाँ पर जो अनुदान शब्द आया है, तो अनुदान का मतलब क्या हो जाता है, अनुदान और ऋण, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है फ्रेंड, याद रखना। ऋण का मतलब होता है कि जब केंद्र सरकार राज्य सरकार को ऋण देती है तो उसे ब्याज सहित वापस करना पड़ता है। और अनुदान क्या होता है, तो अनुदान ये फ्री का माल होता है, इसको वापस नहीं देना पड़ता। इसलिए आपने देखा होगा कि जब किसी भी राज्य में आपदा आती है तो राज्य की सरकार केंद्र सरकार से सबसे पहले अनुदान की मांग करती है। आ रहा समझ में, क्योंकि अनुदान की राशि वापस लौटाना नहीं पड़ता और जबकि ऋण की राशि पूर्णतः ब्याज सहित वापस देनी पड़ती है। ये अंतर होता है ऋण में और अनुदान में। इसलिए राज्यों की सरकार सबसे पहले केंद्र सरकार से किसकी मांग करती है, अनुदान की मांग करती है। ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जो अनुदान होते हैं, इन अनुदानों की भी जांच करती है और अनुदान पर चर्चा भी करती है यह समिति, प्राक्कलन समिति। ठीक है फ्रेंड। तो इसमें भी या जो ये जो समिति होती है, इसमें भी जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों को यह समिति को भी दीवानी अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर इसमें भी कोई दोषी पाया जाता है तो भारत के किसी भी राज्य या किसी भी राज्य क्षेत्र से किसी भी अधिकारी को या मंत्री को यह समिति बुला सकती है और उससे भी सवाल जवाब कर सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्राक्कलन समिति को भी दीवानी अधिकार प्राप्त होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है। इसके बाद फिर ये जो समिति होती है, जब ये खर्चे में कटौती की बात करती है तो इसलिए इसको मितव्ययिता समिति कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर यह प्राक्कलन समिति समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद फिर अगली समिति आती है सार्वजनिक लोक उपक्रम समिति। और इसी को सार्वजनिक कहो या लोक कहो एक ही बात है। तो सार्वजनिक या लोक उपक्रम समिति, तो इसको सार्वजनिक उपक्रम समिति या लोक उपक्रम समिति भी इसको कहा जाता है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है। अब ये समिति का गठन क्यों किया गया है, तो जितने भी सरकारी कंपनियां होती हैं, ठीक है, जितने भी सरकारी उद्यम हैं, उनके खर्चों की जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया है। तो इस समिति का गठन कब किया गया है, ये देखिए इसमें। तो देखिए इस समिति का गठन 1964 में किया गया था, 1964 में। और किसकी रिकमेंडेशन पर, किसकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, तो आपको ध्यान रखना होगा कि 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में समिति का गठन हुआ था, सार्वजनिक उपक्रम समिति या लोक उपक्रम समिति का। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लोक उपक्रम समिति का गठन कब हुआ था, तो 1964 में। किस समिति की सिफारिश पर, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया था। तो कृष्ण मेनन समिति ने यह सिफारिश की थी कि हमारे भारत में कोई एक ऐसी समिति होना चाहिए जो जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, इनके खर्चों की जांच करें। इसलिए इस समिति का गठन 1964 में 1964 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें कि ये जो सार्वजनिक समिति होती है या लोक उपक्रम समिति होती है, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो वर्तमान में तो इसमें सदस्यों की संख्या 22 है। शुरुआत में इसकी सदस्यों की संख्या 15 थी। तो देखिए इसमें यहाँ पर कि ये जो समिति होती है लोक उपक्रम समिति, तो इस लोक उपक्रम समिति में हम देखते हैं कि शुरुआत में इसमें कितने सदस्य थे, तो शुरुआत में इसमें
कितने सदस्य थे, तो आपको याद रखना होगा कि इसमें शुरुआत में 15 सदस्य थे। कितने थे, 15। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जब इस समिति का गठन हुआ था 1964 में, तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15। फिर इसमें 15 से 22 कब की जाती है, तो ध्यान रखना होगा 1974 में। 1974 में इसमें सदस्यों की संख्या 15 से बढ़ाकर 22 कर दी गई। अब ये जो 22 सदस्य होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, तो इसमें लोकसभा के कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये जो सदस्य होते हैं, तो इन सभी सदस्यों को कैसे चुना जाता है, तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं 15 सदस्य, तो आपको ध्यान रखना होगा कि लोकसभा में टोटल कितने मेंबर हैं, तो आपको याद रखना होगा 545। अब इस 545 में से कितने मेंबर को लिया जाता है, तो 15 मेंबर को, 15 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब ये जो 15 सदस्य हैं, तो इन 15 सदस्यों का चुनाव कौन करेंगे, ये 545 लोग करते हैं। आ रहा समझ में। अब ये जो 15 मेंबर हैं, इन 15 मेंबर को कैसे चुना जाता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा इन्हें चुना जाता है। अब ये पद्धति क्या है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी इसी पद्धति का उपयोग होता है। इसके बाद में फिर अपने लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति में भी इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो ये है क्या चक्कर, थोड़ा सा समझ लीजिए आप। तो उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि ABCD ये 4 लोग खड़े हुए हैं एक ही पद के लिए, ठीक है। तो एक ही पद के लिए 4 लोग खड़े हो गए। अब इसके लिए वोटिंग होगी, तो वोटिंग होगी तो इसमें वोट कैसे दी जाती है, तो इसमें वोट चारों को देनी पड़ती है। एक ही व्यक्ति 4 वोट डालेगा, जितने भी मेंबर खड़े हुए हैं उसके हिसाब से इसमें वोटिंग होती है। तो इसमें कहा जाता है कि मान लीजिए कि अगर आप सबसे पहले किसको वोट देना चाहते हैं, तो हमने बोला कि सबसे पहले हम C को वोट देना चाहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि C नहीं जीता, तो आप किसको फिर वरीयता देना चाहते हैं, तो हमने बोला कि हम फिर A को वरीयता देना चाहते हैं। और अगर मान लो A भी नहीं जीता, तो आप किसे वरीयता देना चाहते हैं, फिर हमने बोला कि D को देना चाहते हैं। और अगर D भी नहीं जीता, तो फिर किसको वरीयता देना चाहते हैं, तो हमने बोला कि हम B को देना चाहते हैं, ठीक है। अब सबसे कम वोट किसे मिली, तो सबसे कम वोट मिली, हमने मान लिया किसको, D को, कि इसको सबसे कम वोट मिली, तो क्या होगा, इसको चुनाव की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। तो फिर कितने लोग बचेंगे, फिर बचेंगे 3। अब जो D था, तो इसकी वोट का फिर क्या होगा, तो इसकी वोट को इन तीनों में बराबर भाग में बांट दिया जाता है। अब मान लीजिए कि फिर सबसे कम वोट किसे मिली, D को, तो फिर C को, तो C को सबसे कम वोट मिली, तो C को फिर इस चुनाव की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। फिर इसकी जो वोट बचेगी, तो इसकी वोट को क्या करेंगे, इन दोनों में बराबर भाग में बांट दिया जाता है, A और B में। अब जिसके पास ज़्यादा वोट होगी वह विजयी होगा। तो ऐसे इसका चुनाव होता है इसके सदस्यों का, किसके, इन तीनों समितियों के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव ऐसा ही होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में ऐसे ही जब बात जाएगी राज्यसभा में, ठीक है, ऐसे ही जब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होगा, तो राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, तो राज्यसभा में 245 हैं। राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, 245 हैं। इस 245 में से कितने मेंबर का इलेक्शन होगा यहाँ पर, तो इसमें 7 सदस्यों का चुनाव होगा। तो ये 7 सदस्यों को राज्यसभा चुनेगी। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में ये जो सदस्य होते हैं, ये जितने भी मेंबर हैं, तो इन सभी मेंबर्स या सभी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इन सभी सदस्यों का कार्यकाल ध्यान रखना 1 वर्ष होता है, ठीक है। और एक पॉइंट और इसमें ध्यान रखना होगा कि इसमें जितने भी मेंबर हैं, ये जो 22 मेंबर हैं, ये जो 22 सदस्य हैं इसमें, तो 22 सदस्यों में कोई भी मंत्री परिषद का सदस्य इसमें सदस्य नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो सदस्य हैं 22 मेंबर हैं, इन 22 सदस्यों में से कोई भी एक मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। आ रहा समझ में। मंत्री परिषद का मतलब क्या है कि मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होता है इसमें कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उप मंत्री। तो इसमें जो मंत्रियों की कैटेगरी होती है, तो यहाँ पर ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, और ये 3 प्रकार के मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं बन सकते।
चाहे वह कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो। ये तीनों ही मंत्री में से कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस समिति का कार्यकाल कितना होगा और इसमें अध्यक्ष कौन बनेगा। तो देखिए इसमें कि समिति के जो अध्यक्ष होता है, तो इस समिति का अध्यक्ष का चयन हमारे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो लोक उपक्रम समिति होती है, तो लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष का चयन कौन करता है। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष इसके लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष का चयन करता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि इसमें अगर अध्यक्ष बनाना है तो राज्यसभा का, ठीक है, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, तो राज्यसभा के सदस्य इसमें अध्यक्ष नहीं बनते, ये आपको ध्यान रखना होगा। अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, तो ये जो 22 सदस्य हैं, इन 22 सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, और इसमें राज्यसभा का सदस्य इस लोक उपक्रम समिति का अध्यक्ष नहीं बन सकता, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष। ये जितने भी सदस्य हैं इन सभी का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रत्येक वर्ष इनका चुनाव होता है लोक उपक्रम समिति के सदस्यों का। इनका चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के जो 15 लोकसभा में जो 545 मेंबर हैं, तो 545 सदस्य इन 15 सदस्यों का चुनाव करते हैं। और राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, तो वो 245 सदस्य ये लोक उपक्रम समिति के 7 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष करते हैं। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो लोक उपक्रम समिति है, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष इनके सदस्यों का चुनाव होता है और प्रत्येक वर्ष इसमें अध्यक्ष का चयन भी किया जाता है। अब इसका कार्य क्या होगा, तो ये जो लोक उपक्रम समिति है इसके कार्य क्या हैं, तो इसके कार्य सीधी सी बात है कि जब ये लोक उपक्रम समिति है, ठीक है, तो लोक उपक्रम समिति क्या करेगी, सरकार के जितने भी उपक्रम हैं उनकी जांच करती है। अब ये लोक उपक्रम क्या है, तो सीधी सरल भाषा में कहें तो जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, उनकी जांच करती है। जैसे सरकारी बैंक होते हैं, सरकारी बीमा कंपनी होती है, इसके अलावा और जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, जैसे आपने सुना होगा भेल, सेल, गेल, ये जितनी भी नवरत्न और महारत्न कंपनियां हैं जो सरकारी कंपनी होती है, सरकार के अंडर में आती हैं, इनकी जांच करना हमारी लोक उपक्रम समिति का काम होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि विभिन्न रिपोर्ट, तो विभिन्न रिपोर्ट किसकी, जो लोक उपक्रम है, इनकी जांच करना। इसके बाद में जैसे एयर इंडिया कंपनी है, जैसे जीवन बीमा निगम है, जैसे भारतीय खाद्य निगम है, ये जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, इन कंपनियों के जितने भी रिपोर्ट होती है, इन रिपोर्ट की जांच करती है यह समिति, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में इन लोक उपक्रमों की भी रिपोर्ट कौन तैयार करेगा, तो जितने भी सरकारी कंपनियां होती हैं, जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग होते हैं, तो इन सभी सरकारी कंपनियों की, इन सभी लोक उपक्रमों की रिपोर्ट हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनकी रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, तो इनकी तो पहले जांच करेगा CAG, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पहले इनकी रिपोर्ट तैयार करता है, फिर जांच करता है। इनकी रिपोर्ट की जांच करने के बाद में हमारा कैग यह रिपोर्ट किसको देंगे, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर इस रिपोर्ट को संसद में पेश करवाते हैं। और राष्ट्रपति जब इस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं, उसके बाद में संसद ये लोक उपक्रम से संबंधित जितनी भी रिपोर्ट हैं, ये रिपोर्ट संसद किसको दे देगी, ये लोक उपक्रम समिति को दे देती है। और लोक उपक्रम समिति फिर उससे संबंधित उसकी जांच करती है। आ रहा समझ में। और फिर यदि मान लीजिए कहीं पर लोक उपक्रमों में, सरकारी कंपनियों में कहीं पर कोई घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो यह समिति उसको उजागर करती है। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जितने भी लोक उपक्रम हैं, उन लोक उपक्रम से संबंधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है, उसकी जांच भी यह समिति करती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए जितनी भी सरकारी कंपनियां होती है, इन सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच कौन सी कंपनी करती है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सार्वजनिक उपक्रम समिति या लोक उपक्रम समिति। एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इस समिति का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना होगा 1964 में
किस समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था? तो याद रखना होगा कृष्ण मेनन समिति। इसके बाद में यह संसद की किस प्रकार की समिति है? तो यह वित्तीय समिति है। स्थायी है या अस्थायी समिति है? तो यह स्थायी समिति है। फिर इसके बाद में इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें सदस्यों की संख्या होती है 22। पहले कितनी होती थी? 15 होती थी। 22 कब से कर दी गई? 1974 से, 1974 से इसमें सदस्यों की संख्या 22 कर दी गई है। फिर इसमें लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं? तो आपको याद रखना होगा 15। राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं? तो 7। फिर इसमें सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है। इसमें अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसका चयन करता है। और इसके कार्य क्या होते हैं? तो जितने भी सरकारी कंपनियां होती हैं इनके लेखों की जांच करना, ये इसका काम होता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया यहाँ पर ये लोक उपक्रम समिति के बारे में। तो इस प्रकार यहाँ पर जो महत्वपूर्ण समिति हमारी संसद की है, वित्तीय समितियाँ, ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, इन समितियों से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको ठीक से पढ़िएगा और जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आपको आंसर देना होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा यह राज्य व्यवस्था का टॉपिक और राज्य व्यवस्था विषय भी समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।